पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या समझ में नहीं आया जो पढ़ाई हो, या घर पे नहीं पढ़े? देखिए अगर नहीं समझ में आया है तो वो मेरा गलती होगा, ठीक है ना। हमको और ज़्यादा मेहनत करना होगा आपके लिए। आ रहा है समझ में? इसीलिए पूछ रहे हैं कि अगर किसी का नंबर कम आया है, कहे कि सर आपको पढ़ाई नहीं समझ में आया है, तो आप हमको फीडबैक दीजिए, ठीक है ना। हम ऐसा जब आपके मेहनत करने से सिर्फ नहीं होगा, हमको ही मेहनत करना होगा आपके साथ, ठीक है ना। इसलिए पूछ रहे हैं। यहाँ हमेशा हमसे ऑनेस्ट रहिएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो बोलिएगा। देखिए वीडियो चल रहा है ना, टाइम का लिखा रहा है ना, ये सब नहीं आएगा वीडियो काटने में। देखिए आज डिस्कशन आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। टोटल कितना था? 94 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ केमिस्ट्री का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि डिस्कशन के माध्यम से हम लोग, ठीक है ना, 94 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन डिस्कशन के माध्यम से हम लोग कम से कम 200 या 250 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। आ रहा है। और इसमें देखिए जो इजी क्वेश्चन होगा उसको क्या करेंगे, उतना डिस्कशन नहीं करने जाएंगे। जहाँ पे आप फंसिएगा, ठीक है ना, उस ऑप्शन को हम डिस्कस कर देंगे। चलिए अब सुनिए। देखिए पहला है क्वेश्चन कि पदार्थ उस अवस्था को कहते हैं, ठीक है ना। यानी पदार्थ उस अवस्था को कहते हैं, इसमें क्या जाना चाहिए? सब सभी जाना चाहिए, है ना जी। ऑप्शन देखिए पदार्थ किसको कहेंगे? तो देखिए जो पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है ना, जिसका अपना कुछ आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, क्या होगा? इसमें देखिए ऑप्शन सब है, क्या जाएगा? इनमें से सभी जाएगा। आराम से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, क्या? जिसमें द्रव्यमान हो क्या होगा? पदार्थ होगा। ये कॉन्सेप्ट से आपका आज का जितना क्वेश्चन है आपका बनेगा, ठीक है। पहला में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा निम्न में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? पूछ रहा है कौन सा पदार्थ नहीं है। इसका मतलब है कि जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा, जिसको हम द्रव्यमान यूनिट में नहीं मापेंगे, वो क्या होगा? पदार्थ नहीं होगा। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन है पत्थर। पत्थर को हम केजी में माप सकते हैं, द्रव्यमान है। दूध को भी माप सकते हैं, जल को भी माप सकते हैं, क्या बल को माप सकते हैं? बल को नहीं माप सकते, इसलिए क्या होगा? बल आपका पदार्थ नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी। तीसरा इनमें से कौन सा पदार्थ, ठीक है ना, कौन सा पदार्थ है? इसमें देखिएगा जिसमें द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होगा। देखिए उष्मा को क्या द्रव्यमान में नाप सकते हैं? नहीं। ताप को भी नहीं नाप सकते हैं, सुंदरता को भी नहीं नाप सकते। भोजन को आंसर क्या होगा? भोजन, यानी सी होगा। 4 नंबर क्या देंगे? इनमें से कौन सा एक गुण पदार्थ को नहीं पाया जाता, यानी पदार्थ में नहीं पाया जाता है? ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना हो रहा है कि ऐसा, ठीक है ना। इसमें से 4 ऐसा गुण पदार्थ का होगा, एक नहीं होगा। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पदार्थ अति सूक्ष्म कणों का बना होता है, अणु या परमाणु। ये बात तो सही है, ये तो आंसर नहीं जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है। दूसरा है पदार्थों के सूक्ष्म कण अनवरत गतिशील रहते हैं, ये बात सही है। बताएंगे ऊपर नीचे या आगे पीछे, ठीक है, दोलन गति करते हैं, ये बात सही है, गलत नहीं होगा ये। तीसरा है पदार्थ के कणों के बीच कोई ना कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये बात गलत है। आकर्षण बल होता है, यहाँ क्या कर दिया है? नहीं होता है, ये गलत हो गया, सही नहीं। अब तीसरा भी, अगर इसका चौथा ऑप्शन देख लीजिएगा तो पदार्थ के कणों के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है, बात सही है। क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा? कोई दिक्कत नहीं। अगला आइए, पांचवा है कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है, ठीक है ना। भौतिक वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं? पदार्थों का बताएं तो वर्गीकरण एक आपका भौतिक और एक रासायनिक, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि भौतिक में कौन शामिल नहीं है, तो भौतिक में शामिल क्या था? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? धातु, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे, ठीक है। और देखिए जो धातु है वो तत्व के गुण के आधार पर हम लोग मांगे थे, ठीक है ना। तत्व के गुण के आधार पर धातु और अधातु, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहाँ लिखने लायक आपको लगेगा वहाँ तो बोलिएगा, हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के मुख्य कितने अवस्थाएं होती हैं? देखिए मुख्य बोला है, मुख्य कितना होगा? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अधिकतम होता 5, जिसमें आपका, ठीक है ना, आपका प्लाज्मा और ठोस, कंडेंसेट, ठीक है ना, आइंस्टीन आ जाता। अगला क्वेश्चन वही है, देखिए पदार्थ के अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितना? 5। कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, जहाँ लगे कि बातें में डिस्कशन की जरूरत है। निम्न से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? सीधा सवाल देखिए, जिसमें द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होगा। जल नाप सकते हैं, द्रव्यमान है। वायु में द्रव्यमान है, ठीक है ना। अधूल कण में भी द्रव्यमान है। क्या उष्मा में द्रव्यमान है? जल्दी आइए भाई, उष्मा में द्रव्यमान है? नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए हो गया, बोल दिए थे कि 7 बजे प्रोजेक्ट बनाइएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन,
आ गए हैं। अब सीधा 9 नंबर या 8 नंबर तक बता दिए। 9 नंबर में देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना, यानी कि विचार करना है। अब देखिए विचार करना है तो नीचे क्या कि कथन सही है, विचार करना यानी कि सही वाला ढूंढना है। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कभी रहेगा ऊपर विचार करना है, नीचे लिखिएगा गलत, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है, ध्यान देखिए विचार करना है। पहला है आपका ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, गलत की सही, सही बात है। उसके बाद है द्रव्य के आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकार, ठीक है ना, परिवर्तनशील होते हैं, सही बात की गलत, सही बात है। फिर देखिएगा गैसों के आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, बता देगा एक बात सही। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों सही यानी आंसर क्या जाएगा, ठीक में से सभी। आइए 10 नंबर से, पदार्थ के किस अवस्था को तरलता यानी फ्लूइडिटी के अभिलक्षण पाए जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि फ्लूइडिटी यानी कि ठीक है ना, तरलता फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कहने का मतलब है कि बहने की प्रवृत्ति किसमें पाया जाएगा, है ना जी। देखिए आपका पहला है ठोस, क्या ठोस में बहने की प्रवृत्ति है, जहाँ रखते हैं वहीं रहेगा, क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है तुम आगे आओ। अब बच गया ठोस तो नहीं होगा, लेकिन द्रव्य और गैस में क्या होता है, बहने की फुल गुण पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, यानी कि क्या होगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसको मिल गया क्वेश्चन निकाल लीजिए। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है ना, कौन सा एक द्रव्य पदार्थ के गुणधर्म, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है ना, द्रव्य के पदार्थ के गुणधर्म नहीं है, ठीक है ना, इसमें से पदार्थ का जो गुण नहीं होगा उसको लगाना है, ठीक है। पहला है कि द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, पहले ही था बताए थे, द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है, ना ठोस को किया जा सकता है, ना द्रव को किया जा सकता है। संपीड़ित करने का मतलब है कि जिसके आयतन में कमी हो दबाने से, ठीक है ना। आप बताइए द्रव है उसको दबा के उसका आयतन कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पहले ही पढ़े, द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार बदलते रहता है। जब उसका आयतन निश्चित है जी, जब आयतन कम नहीं हुआ तो क्या वो संपीड़ित होगा, बताए थे क्लास में, इसीलिए बोले थे कि ध्यान से सुनिएगा, पूरा चैप्टर का रिविजन होने वाला है, समझ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा गया कि संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन ये तो गलत बात है, ठीक है ना, तो यही गलत धरा गया पहला, चलिए ऑप्शन यही होगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। द्रवों का घनत्व ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है, सही बात है। देखिए घनत्व होता है लेकिन ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उस जो जिस आइटम का बना हुआ है ठोस के मुकाबले उसमें क्या है, इस देखिए आपका, ठीक है, ठोस हो गया, ठोस में जो ये परमाणु है इसके बीच सूक्ष्म कण के बीच कम जगह ना के बराबर है, लेकिन इसके तुलना में जो आपका द्रव्य है इसमें कुछ जगह है, इसलिए इसका घनत्व ज्यादा है। इससे इससे यानी कह सकते हैं कि द्रवों का जो घनत्व है वो ठोसों के मुकाबले क्या है, कम है, कम है। क्यों कम है, समझ गए ना। असल में सब खेला किसका है, इससे मौजूद इससे बने हुए सूक्ष्म बंद पार्टिकल का, ठीक है ना, यानी आइटम का। उसका देखिए द्रव आसानी से बहते, सही बात है, कहीं भी गिर गया आसानी से क्या होगा, बह जाता है, फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है। चौथा ऑप्शन इसमें द्रव उस बर्तन में ठीक है ना आकार ग्रहण कर लेता है, इसमें सही बात है। जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा, है कि नहीं, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई अगर करेंगे तो किसी भी रखे उतना ही वैल्यू आएगा, ठीक है ना। यानी इसका आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 1। 12 पे आइए, स्पंज। देखिए स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, ये कौन सा पदार्थ है, ठोस है, समझ आ रहा है क्या है, स्पंज ठोस है, द्रव लिक्विड गैस नहीं है। क्योंकि बताएं कि ठोस में गुण होता है क्या, फ्लूइडिटी का नहीं, यानी बहने की प्रवृत्ति नहीं होता है। स्पंज को कहीं रखिएगा ऊपर जाएगा, वो बात अलग है, वो चपेगा। क्यों चपेगा, कि उसके अंदर क्या है, पोर से क्या है, सूक्ष्म छिद्र है जिसमें हवा भरा हुआ है ना कि। अगर चाशनी में डुबाए तो चाशनी भरा हुआ है। स्पंज, ठीक है ना, स्पंज कहने का मतलब है कि, ठीक है, हाँ ठोस है स्पंज, या आप फोम भी कह सकते हैं, फोम, ठीक है ना, तो उसमें हवा भरा है, उसको दाबिएगा तो वो जगह, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्या है, ठोस नाम में कुछ है, वो क्या है, ठोस नहीं है, दब जाता है, इसका मतलब ये नहीं, जैसे बताएंगे कि ठोस दबता नहीं है, लेकिन इसका बनावट ऐसा है कि दब जाता है, क्योंकि अंदर इसके क्या है, पोर से खाली जगह है। आरासन में तो ये सोच के नहीं सोच लेना है कि ठोस नहीं हुआ क्योंकि दब रहा है, ठीक है ना, ये होगा ठोस ही। क्यों ठोस वाले बता दिए। आगे आइए 13 नंबर, ठीक है ना, सर्वाधिक प्रबल अंतरांगिक बल, बात नहीं कीजिएगा, सर्वाधिक अंतरांगिक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है ना, इस पदार्थ के गुणों के बीच होता है, यानी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच होगा, ठोस के बीच होगा, नहीं ना जी। देखिए यहाँ पे, ठीक है,
इसमें जगह नहीं है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बीच इतना फोर्स लगा रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक दूसरे के क्या है आपस में सट आए हुए, बताए थे इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है। तो उसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, स्पेस कम होगा, जगह खाली स्थान कम है जी। इसके तुलना में द्रव में क्या होगा कि खाली जगह ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा। अब गैस में जगह और ज़्यादा होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स और भी कम होगा, है कि नहीं। जितना पुण्य सब इसी पे समझ में आ रहा है कि नहीं। डिवीजन हो रहा है, डिवीजन का मतलब होता है रिवीजन, पूरा नहीं पढ़ा सकते हैं यहाँ, ठीक है ना, समय लग जाएगा ज़्यादा। अब समझ गए ठोस क्यों हो रहा है सब। चलिए आगे अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, ठीक है ना। तो विचार कीजिए और विचार में आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। देखिए ठोस के कणों के बीच अंतर आंतरिक बल सबसे अधिक होता है, सही बात है कि नहीं। अभी जस्ट बताएं, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, एक दूसरे से ज़्यादा खींच के रखेगा। गैसों के कणों के मध्य अंतर आंतरिक का स्थान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। आगे बताएं कि गैस का जो है, ठीक है ना, अणुओं के बीच क्या होगा, जगह ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर ये गैस है, अगर ये गैस है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जगह बहुत ज़्यादा हो गया कि नहीं। अब जगह ज़्यादा यानी कि फोर्स क्या है, कम है, फोर्स कम है, ठीक है, स्पेस ज़्यादा और फोर्स कम। अभी देखिए ये भी बात सही हो गया कि नहीं। क्या गैसों में अंतर आंतरिक स्पेस स्थान ज़्यादा है, दोनों बात सही है ना जी। तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी नंबर। आइए 15 नंबर है, गैसों में ना तो, ठीक है ना, गैसों में ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन होता है। बोल रहा है गैस में ना उसका फिक्स आयतन रह रहा है, ठीक है ना ही उसका आकार। ऐसा क्यों, तो देखिए पहला है कि गैस पदार्थ की अवस्था नहीं, गैस पदार्थ की अवस्था नहीं, बात गलत है। पदार्थ की अवस्था गैस है ना, ठोस द्रव गैस, ये तो है, ये तो बात गलत हो गया, सही हमको चुनना है। गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है, गलत बात, प्रबल थोड़े होता है, कमजोर होता है। तीसरा है गैसों के कणों का, ठीक है ना, निश्चित स्थान नहीं होता तथा ये कण एक तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र है, बात सही है, ठीक है ना। उसका कणों का स्थान निश्चित नहीं है, कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र है। इस कारण क्या होता है, इसका आयतन भी कम होता है, मतलब इसका आयतन फिक्स नहीं होता है और इसका क्या है, आकार भी फिक्स नहीं होता है। समझ में आ रहा, यही आंसर जाएगा। चौथा है कि गैसों में ठोसों तथा द्रवों की तुलनाओं में कण एक दूसरे से अत्यंत दूर होते हैं, सही बात है, ठीक है ना। ठोस की तुलना में गैस का तो एक मिनट, ठीक है ना, ये नंबर 15। गैसों में ठोस तथा द्रवों की तुलना में कण एक दूसरे से अधिक दूर होते हैं, ठीक है ना। देखिए ये भी बात सही है, सही बात है ना, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको पकड़ना है, आपको पूछ क्या रहा है, दोनों बात सही है, ठीक है ना। यानी जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन पर क्या फिट बैठेगा। देखिए यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन अगर सटीक सबसे अच्छा जाएगा तो सी नंबर जाएगा। क्यों सी नंबर जाएगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि गैसों का, ठीक है ना, निश्चित आकार और आयतन नहीं होता, ठीक है ना। गैस का जो है, ठीक है ना, आपका शेप यानी कि आकार, अभी हम कर दे रहे हैं इसका, ठीक है ना। आकार क्या होता है, फिक्स नहीं है और ना ही आयतन फिक्स है, ना ही आयतन फिक्स है। आ रहा समझ में। अब देखिए ये होने के लिए बात दोनों सही है, ठीक है ना। डी जो बोल रहा है कि इसके बीच, ठीक है ना, जो गैप है अणुओं के बीच ठोस और द्रव की तुलना में ज्यादा है, ठीक है ना। तो क्या इसी कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। एक ऑप्शन देखिए, ये भी बात सही है। और एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन आपका है कि गैसों के कण एक निश्चित स्थान नहीं होता, नहीं गैस का कण का एक निश्चित स्थान नहीं होता है, समझ रहे हैं। कण का जरूर नहीं कि यहाँ है तो यही रहेगा, निश्चित स्थान नहीं होता है। उसके बाद बोल रहा है तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र है, किधरों जा सकता है, किधरों जा सकता है, ठीक है ना। ये भी बात सही है। अब देखो ये वाला जो बात है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। नहीं समझ में आया, अभी किसको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए तुमको नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। देखिए बात दोनों सही है, पहली बात समझ में आ रहा है, बात दोनों सही है। जैसे सुनिए एक एग्जांपल समझिए, सुनो कि मान लीजिए कि ये बच्ची है, ठीक है ना, ये रो रही है, ये रो रही है, बात सही है, ठीक है ना। घर पे इसको डांट पड़ा है, समझ, ठीक है। अब आएगा कि ये रो रही है तो बात सही है, ठीक है ना। अब कोई कहेगा कि पापा डांटे हैं, ठीक है ना। यानी एक ऑप्शन आएगा कि घर पे डांट पड़ा है, दोनों बात सही है,
ठीक है ना। ये रो रही है, बात सही है, घर पे डांट पड़ा इसीलिए रो रही, दोनों बात सही है, ठीक है ना। अब बोल दे कि पापा डांटे, ठीक है ना, रो रही है, घर पे डांट पड़ा है, नहीं पापा नहीं मम्मी डांटे, सटीक आंसर कौन जाएगा? सटीक आंसर कौन जाएगा? मम्मी ने जाएगा जी। अब बात तो दोनों सही था, उसी तरह इसमें समझिए कि यहाँ दोनों बात सही है, लेकिन कौन सा बात, कौन से कारण इसका आकार और आयतन ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये भी बात सही है ऑप्शन नंबर 4 कि जो गैस का जो है अणु का जो, ठीक है ना, स्थान है वो ठोस और द्रव के मुकाबले में ज्यादा होता है, बात तो सही, ठीक है ना। लेकिन इसके कारण, ठीक है ना, सटीक नहीं बैठ रहा है कि आकार उसका आयतन फिक्स नहीं है। कारण ये है कि जो इसका गैस का जो कण है ना उसका जगह फिक्स नहीं है और किधरों गति कर सकता है। जब किधरों गति कर सकता है तो बताइए इसका आयतन फिक्स रहेगा। आप समझ में आया? दोनों बात सही है, लेकिन सटीक आंसर कौन जाएगा? समझ आ रहा ना? यही होता है हमारा एग्जाम में अच्छा दिमाग झंझना देगा, तो आप डिटेल में पढ़िएगा तो समझ में आएगा। दोनों बात सही था। कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको चुनना कि सबसे ऑथेंटिक कौन होगा। आ रहा है समझ में? अब आगे बढ़े हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन पे डिस्कशन देना है। अभी तक जितना भी दिए उसमें डिस्कशन का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है ना, फिर भी हम दे दिए। चलिए 16 पे आते हैं, आगे बढ़े। 16 नंबर देखिए, ठीक है। 16 में देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है ना, कौन सा एक सही नहीं है, यानी गलत हमको चुनना है। देखिएगा पदार्थ के कण, ठीक है ना, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं तथा कण पदार्थों के विसरण के परिघटना को देखने को मिलता है, सही बात है, ठीक है ना। उसके बाद है गैसों में विसरण तीव्र गति से होता है क्योंकि गैसों के कण अत्यधिक तीव्रता से गति करते हैं, वही बात अभी आया कि नहीं, ठीक है ना। इसका कण गति से तीव्र करेगा, इसमें क्या होता है, इसमें गति पाया जाता है। सी नंबर है कि द्रवों में विसरण गैसों की विसरण की अपेक्षा मंद होता है, सही बात है ना जी। द्रवों में देखिएगा विसरण गैसों की तुलना में कम ना होता है, गैस में ज्यादा विसरण ना होगा, ज्यादा फैलाव ना होगा, और उसकी तुलना में इसमें क्या होगा, द्रव में कम होगा। चौथा है ठोस में विसरण बहुत ही अत्यंत मंद गति से होता है, क्योंकि होबे नहीं करता है। यहाँ ठीक है ना, जान कुछ कैसा लिखा है कि स्टूडेंट फंसे, अरे होबे नहीं करता है तो मंद से क्या मतलब है, कहने का मतलब यहाँ हम चलवे नहीं कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तो चल ही नहीं रहे हैं, हम तो रुके हुए हैं, समझ आ रहा है नहीं। तो ऑप्शन कौन सा गलत है? डी, यानी कि आंसर कौन होगा? डी। बोला ठोसों में विसरण बहुत ही मंद गति से होता है, होबे नहीं करता है। वहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं तीन देकर ठोस में कि होता ही नहीं है, ठीक है ना, यानी आंसर इसलिए जा रहा है क्योंकि होगा ही नहीं इसमें कोई गति, मंद गति। चलिए 17 नंबर, वह बल जो पदार्थों के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? अंतरांतरिक बल, समझा रहा है पदार्थ को, ठीक है ना। देखिए वह बल जो पदार्थों के कणों को, देखिए ये पदार्थ है, ठीक है ना, ये पदार्थ है और ये पदार्थ का क्या है, अंदर का कण है, क्या है, कण है, क्या है, कण है, इसको बोलते हैं क्या, एटम, परमाणु। इसको ना इधर जाने देगा, ना इधर, ना इधर, ना इधर, कहीं नहीं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से बांध के रखेगा, एक दूसरे से बांध के रखता है। जरूरी वो बंधन चाहे टाइट हो, यानी कि कम ज्यादा हो सकता है, बांध के रखता है। इसी बंधन को क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतरांतरिक बल, यानी कण को कौन बांध के रख रहा है? अंतरांतरिक बल। तो आंसर कौन जाएगा? अंतरांतरिक बल जाएगा, है कि नहीं? दिक्कत नहीं ना इसमें, बी नंबर होगा। चलिए एक ऑप्शन इसमें बंधन है, तो बंधन तो आप समझते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना, तो परमाणु, ठीक है ना, फिर से एक नए बंधन में जुड़ता है अणु बनाने के लिए, यानी कि केमिकल बॉन्ड, उसको बंधन कहते हैं। उसके बाद है अंतराणु का स्थान, समझ रहे हैं क्या है? अणुओं के बीच जो खाली स्थान होता है पदार्थ में, उसको बोलते हैं। अब नाभिकीय बल समझिए कि क्या है, ऑप्शन है तो ऑप्शन आपको जानना जरूरी है। नाभिकीय बल क्या है? देखिए नाभिकीय बल है कि आपका न्यूक्लियस में, ठीक है ना, जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पकड़ के बांध के रखता है, तो क्या होता है? नाभिकीय बल, ठीक है, न्यूक्लियस में रहता है। इसीलिए अगर देखिएगा न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस क्या रहेगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बाहर रहेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो बांध के रखेगा वो क्या होगा? नाभिकीय बल। क्या होगा? सम्मिलित रूप से इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? ठीक ना, सॉरी न्यूक्लियन बोलते हैं, बताए थे। सम्मिलित रूप से इसलिए न्यूक्लियन बोलेंगे, इसमें न्यूक्लियर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद है 18 नंबर, किसी ठोस का सीधे वाष्प बदल, ठीक है ना, परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन, है ना जी, सब्लिमेशन। ऑप्शन डी जाएगा। अब देखिए संघनन बताए थे, संघनन क्या था कि
कि अगर कोई बाष्प को ठंडा करके जल में बदलेंगे तो क्या होगा, संघनन होगा। क्या होगा, तो बी नंबर जो समझ रहे हैं संघनन क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आइए जमना समझ रहे हैं गैसीकरण क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए, ठीक है ना। गैसीकरण हम इसलिए अब डिटेल में बताएंगे कि गैसीकरण हमने आपको नहीं बताया, ठीक है ना। इसको बिठा दे रहे हैं। गैसीकरण आप सुनिए, ऑप्शन है ना उसी में गैसीकरण, तो जानना चाहिए क्या क्या भाई गैसीकरण है क्या। देखिए गैसीकरण आप देखिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन युक्त पदार्थों को, ठीक है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसका एक पीडीएफ ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है ना, डिस्कशन का। अगर सुन भी रहा है नहीं की बात आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक ऐसी प्रक्रिया, ठीक है ना, ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपको बोल रहा है कि कार्बन युक्त पदार्थ, ठीक है ना, कैसा कार्बन युक्त पदार्थ, कार्बन युक्त पदार्थ जैसे आप समझिए कोयला हो जाए या बायोमास हो जाए और अवशिष्ट को, ठीक है ना, को सिंथेटिक गैस में, ठीक है ना, परिवर्तित किया जाए। किस गैस में परिवर्तित किया जाए, सिंथेटिक गैस में परिवर्तित किया जाए, इसी को क्या बोलते हैं गैसीकरण। अब देखिए इस प्रक्रिया में होता क्या है, गैसीकरण करने के लिए हमको उच्च तापमान चाहिए। क्या चाहिए, यानी टेम्परेचर हाई चाहिए। गैसीकरण के लिए क्या क्या चाहिए, इसमें ताप क्या चाहिए, हाई यानी ज्यादा, और ऑक्सीजन नाम मात्र का, नाम यानी कि हम थोड़ा सा ऑक्सीजन की उपस्थिति हो ताकि क्या उसमें जले, ठीक है ना। यानी सीमित ऑक्सीजन या भाप की उपस्थिति में की जाती है, जिससे क्या बनता है, जिससे आपको, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन अन्य गैसों का मिश्रण बनता है, जिससे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अन्य गैसों का क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ये क्या है, गैसीकरण। क्या है, गैसीकरण। कोई दिक्कत, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गया होगा, आंसर तो जाएगा उत्पाद, लेकिन गैसीकरण भी हम बता दिए गैसीकरण क्या है। कभी अगर पूछ दे, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं था, कहीं और पूछे तो आपको जवाब एग्जाम में हो तो दे सकते हैं। अगला 19 नंबर, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। देखिए गणना यानी कि गणना यानी क्या बोले तुम बता, गणना तो सही बात है, गणना यानी कि ठोस से अगर द्रव में परिवर्तित होगा तो उसको क्या होगा, गलनांक बिंदु। द्रव से अगर गैस में होगा तो क्वथनांक, ठीक है ना। और गैस से द्रव में होगा तो क्या होगा, जमना नहीं संघनन। क्या होगा, जमना नहीं होगा, क्या होगा, संघनन होगा। यहाँ पे संघनन लिख सकते हैं, आंसर कौन जाएगा, सी जाएगा, ठीक है ना। यही गलत है। द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना, तो वहां पे बगल में संघनन कर लीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, ठीक है। किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन होना क्या होता है, अभी बताएं क्या है, उत्पादन क्या है। अब आइए देखिए द्रवीभवन वही हो जाएगा जिसे द्रव में बदलना, ठीक है ना। उत्सर्जन क्या होता है, देखिए ये बात नहीं कीजिए, समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ डायरेक्ट बीच वाला स्टेप आया ही नहीं, यानी द्रव वाला नहीं आया। बताइए क्लास में बताए थे ना, तो उत्पादन, हाँ बोलिए। हाँ उत्पादन बताइए क्लास में, हाँ हाँ हम दोनों बताए थे आपको, क्लास में शायद आपको ध्यान नहीं है। अगर कोई ठोस है, सुनिए ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो देखिए हम अगर हीट देंगे तो पहले क्या हो जाएगा, द्रव, उसके बाद गैस में बदलेगा। लेकिन अगर सीधा बदल जाए गैस में क्या होगा, सब्लिमेशन। अगर हीट निकालेंगे तो गैस से क्या होगा, द्रव, और उसके बाद ठोस बनेगा। लेकिन अगर हीट निकाले डायरेक्ट ठोस बन गया तो क्या होगी, सब्लिमेशन। आ रहा समझ में। उत्सर्जन क्या होता है, देखिए उत्सर्जन कहीं भी जो अवांछित चीज है, अवांछनीय पदार्थ, उसको बाहर निकालना क्या करता है, उत्सर्जन करता है। चाहे हमारे शरीर में ही है बहुत सारा, ठीक है ना, डाइजेशन के बाद अमोनियम पदार्थ बढ़ता है शरीर से बाहर निकलता है, वो भी क्या है, तरह से उत्सर्जन है। अभी देखिएगा जो, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत सारा स्वेट पसीना हमारे बॉडी से निकल रहा है, क्या हो रहा है, उत्सर्जन इसका हो रहा है। जो जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो बाहर निकलना क्या होगा, उत्सर्जन क्रिया कर रहा है। उसके बाद संघनन, संघनन बताएं क्या है, कि वाष्प से जल में बदलना, ठीक है ना, वाष्प से जल में बदलना। या कह सकते हैं इसको गैस से द्रव में बदलना। कोई दिक्कत, संघनन। ये ऑप्शन क्लियर है। चलिए अच्छा 20 नंबर हो गया, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, डिस्कशन में कोई दिक्कत। चलिए आइए 21 नंबर, ऐसा नहीं लग रहा है कि पढ़ लिए तो टाइम बर्बाद हो रहा है। चलिए देखिए 21 नंबर, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्थाएं पाया जाता है, जल में पाई जाएगी। तीनों अवस्था में कौन, H2O, ठोस, द्रव, गैस, सब में
ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा ए। वहाँ देखिए आपका जो है ठीक है ना, बी नंबर वो द्रव्य है, क्या है ये द्रव्य है, वहाँ पे लिख सकते हैं आप बी नंबर जो ऑप्शन है H2O2 वो द्रव्य है, वो ना गैस में पाया जाएगा ना ठोस में पाया जाएगा। और अमोनिया भी क्या है, गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए 22 नंबर, 22 नंबर है, ये थोड़ा सा डिस्कशन लाइक क्वेश्चन है 22 नंबर कि ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप क्या होता है, तो ताप स्थिर रहता है। समझ आ रहा है, समझिए यहाँ पे आपका क्या नंबर है, 21 नंबर, ध्यान से देखिएगा, सॉरी 22 है। बोल रहा है कि आपका ठीक है ना कोई ठोस बर्फ है, ठीक है ना, और इसको हम कोई बर्फ है, इसको हम गर्म किए तो क्या बना, पानी, क्या बना, पानी। तो इसमें कुछ ना कुछ ताप दिए होंगे, है ना, कुछ ताप दिए होंगे। तो ये देखिए, ये जब तक पानी नहीं बदलेगा, पानी में नहीं बदलेगा, इसका ताप ठीक है ना बढ़ेगा, टेम्परेचर यानी स्थिर रहेगा, जब तक पानी में ना बदल जाए। आ रहा समझे, यानी कह सकते हैं देखिए कि इसका ताप क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। बोल रहा है कि ठोस बर्फ को एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है, तब ताप क्या रहता है, पिघलने लगता है, तो ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है, जब तक कि पूरा पानी ना बन जाए। यानी तो टेम्परेचर दे रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो वैसे टेम्परेचर को बोलते हैं लैटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। यानी ऊष्मा तो दे रहा है लेकिन ऊष्मा दिख नहीं रहा है, ऊष्मा गायब हो जा रहा है। ऊष्मा तो जा कहाँ रहा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, इस ताप को बोलेंगे गुप्त ऊष्मा। क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा, यानी लैटेंट हीट, है कि नहीं। आप सोच के देखिए, ये टेम्परेचर हम दे रहे हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है, यानी ये खर्च हो रहा होगा, है ना, ये खर्च हो रहा होगा, ये खर्च हो रहा है तो जा कहाँ रहा है, तो ये जा रहा है, इसको परिवर्तित करते हैं। समझा रहा है, कहाँ जा रहा है, जैसे हम खाना खाएं, खूब दूध पी रहे हैं, ठीक है, खूब मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ जा रहा है, काम करने में जा रहा है। तो यहाँ हीट दे रहे हैं और ये खत्म हो रहा है किसमें, इसको बदलने में। इसलिए क्या रहेगा, इसका ताप स्थिर रहेगा, क्या रहेगा। आप बोल देखिए कि किसी को 4 रोटी खिलाइए, कुछ काम नहीं कराइए, हाँ इसमें मोटाल पोलर रहेगा। किसी को 10 रोटी खिलाइए, 24 घंटा काम कराइए, बताइए तब इसका शरीर बनेगा। सिर्फ देखिए यहाँ पे दे तो रहे हैं लेकिन काम भी ले रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी जा रहा है लेकिन खर्च हो जा रहा है किसमें। तो सोच के देखो, क्या जिस तरह से उसका हेल्थ नहीं बढ़ा, क्या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो यानी इस स्थिर टेम्परेचर को बोलेंगे गुप्त ऊष्मा, यानी लैटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा इसलिए बोलते हैं कि ये दिख नहीं रहा है लेकिन जा रहा है। कोई दिक्कत, लैटेंट हीट भी समझ में आ गया होगा, गुप्त ऊष्मा भी समझ में आ गया होगा, और ये स्थिर क्यों है ये भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है, देख रहे हैं लिखवाएंगे किसी कितना ऑब्जेक्टिव वही बनेगा एक से। आ रहा है, यानी आपको हम समझा दिए, ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ भेज देंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए कि ये नंबर क्यों जाएगा, कोई गलती किया हुआ तो संतुष्ट हो गया कि मेरा गलत क्यों हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है 23 नंबर, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। देखिए अधिकृत स्थान क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा। अधिकृत स्थान, देखिए स्थान में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, स्थान में क्या आएगा, यानी स्थान का बात बोल रहा है कि कोई पदार्थ का स्थान ले रहा है, उसमें लंबाई भी आ जाएगा, चौड़ाई भी आ जाएगा, ऊंचाई भी हो जाएगा। ये किसका है, आयतन का है फॉर्मूला, किसका है, आयतन। तो डायरेक्ट तो आपको आयतन दिख रहा होगा, मानिए डायरेक्ट न बोल के दिमाग आपको घुमाया, हालांकि ऑप्शन है आयतन, है कि नहीं। वहाँ पे लिख सकते हैं, आयतन के बगैर लिख दीजिए L गुणे B गुणे H, ठीक है। घनत्व से, ठीक है ना, घनत्व से स्थान का जगह का मतलब नहीं रहता है। देखिए क्योंकि घनत्व से कोई देख, पहला ऑप्शन इसलिए गलत होगा आंसर कि कोई इतना गो है और कोई इतना गो है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें दूर दूर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पास पास है, कम, इसका घनत्व ज़्यादा होगा और ये इसका दूर दूर होगा, इसका घनत्व कम होगा, भले ही आकार में ज़्यादा है। तो घनत्व तो समझ गए ना, घनत्व तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ, अंतरांगिक स्थान से भी, क्योंकि अंतरांगिक स्थान भी घनत्व से ही रिलेटेड ना है, स्थान ज़्यादा रहेगा तो घनत्व कम, स्थान कम तो घनत्व ज़्यादा। तो देखिए कोई चीज़ है, कोई से लिखा है, समझ के फेर है, समझ आ रहा ना, अर्थ निकालने का धर्मान से कोई मतलब नहीं, समझ आ रहा ना।
मान ले अगर किसी को और देखिएगा तो कोई लोहा है जो बहुत भारी है, करीब जगह छेक रहा है, अब कोई रुइया ले लीजिए ढेर जगह छेक रहा है, यानी किस पे डिपेंड किया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से, यानी क्या जाएगा आएगा। क्लियर है, जो गलती के संतुष्ट हो गए, ठीक है ना, क्यों जाएगा, चलिए वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अगला है 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जी, और विचार कैसा करना है, तो विचार सही वाला करना है। बोल रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था, सही बात है ना, और पांचवा अवस्था क्या है, यानी दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों सही है। अब एक बार समझिए कि प्लाज्मा अवस्था है क्या, ठीक है ना, देखिए प्लाज्मा अवस्था है क्या, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना, जान कुछ कितना हम जगह इधर नहीं ले रहा है, क्योंकि जानते हो सके हम वीडियो पर रिपीट करें, ये क्वेश्चन तो यहाँ, ठीक है ना, आपको दिख रहा है, वीडियो नहीं दिखेगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना, दिखेगा पूरा सीट, हो सके ऐसा प्रयास करेंगे, इधर नहीं ले रहा, चलो देखिए, कहाँ थे, हाँ देखिए, बोल रहे थे कि प्लाज्मा अवस्था, तो अगर मान लीजिए कोई ठोस है, इसको गर्म किए तो द्रव में बदला, हीट दिए, गर्म किए, गर्म और गर्म गैस बदला, है ना। अब इसको अभी इसको जलाना नहीं चाहिए, गर्म और ज़्यादा गर्म, अब गैस से कुछ बदलेगा, चार नहीं बदलेगा, आयन क्या बदलेगा, आयन में बदलेगा, और इससे क्या होगा, बहुत चमकीला, क्या होगा, बहुत चमकीला होगा, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है ना। और जितना भी ब्रह्मांड में है अधिकतर आपको ग्रह वगैरह सब क्या है, प्लाज्मा अवस्था में समझा, यानी कि गैस बदल गया, फिर भी इसका कण और ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजित मतलब समझ गए ना, किसी को गर्म अगर कर दीजिएगा पूरा गर्म हो जाएगा, गैस देखिए गर्म हो गया तो उसका कण भागने लगेगा, और गर्म किया तो और तेजी से भागेगा, और ज्यादा क्या होगा, एनर्जी बान हो जाएगा, ठीक है ना, और उसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा। अच्छा देखिए, बोल रहे हैं कि लास्ट क्या है, गर्म करने पे गैस आएगा, इसको और ज्यादा गर्म करेंगे तो गैस से क्या बनेगा, और ज्यादा इसमें चार्ज आएगा, तो आयन में बदलेगा, क्या बदलेगा, आयन में बदलेगा, इसका जो कण है और ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा, और ये चमकीला चमकने लगेगा, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, ठीक है ना, क्लास में अच्छे से डिटेल में समझाए थे, आ रहा है समझ में, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, ठीक है ना, यानी आयनीकृत कण हो जाता है, चमकीला पदार्थ, देखिए चमकीला पदार्थ को सबसे पहले पहचान कौन किया, विलियम क्रक्स, ठीक है ना, 1879, ठीक है ना, यानी कि चमकीला पदार्थ होगा, चमकीला पदार्थ होगा, ये सबसे पहले कौन बताया, ठीक है ना, लिख नहीं रहे हैं आपको, वहां पे सब मिल जाएगा, ठीक है ना, आपका कौन होगा, विलियम क्रैक्स होगा 1879 में। उसी तरह देखिए अगला है बोस आइंस्टीन, इस बार उल्टा कर देंगे, इस बार दम ठंडाने की इंतहा पार कर देंगे, ठीक है ना, यानी जैसे गैस है तो ठंडा किए तो क्या होगा, द्रव, ठीक है ना, यहाँ बोर्ड पे सब, और ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ठोस, और ठंडा करते जाओ, और ठंडा, यानी कि 0 केल्विन या -273 केल्विन, जिसको परम शून्य ताप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप, हालांकि ये, ठीक है ना, पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, आ रहा समझ में। तो इससे क्या होगा कि जितना भी आपका सूक्ष्म कण था वो सब एक जगह जुट के एक हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको सुपर आइटम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सुपर आइटम बोलेंगे, मिलकर एक हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो बहुत ठंडा कीजिए, इसमें बहुत सारा था, बहुत सारा, इतना सब चिपक के आपस में एक बन जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये अवस्था जो होगा वो तीनों अवस्थाओं से अलग होगा, यानी कि ना ठोस जैसा होगा, ना द्रव जैसा होगा, ना गैस जैसा होगा, ना प्लाज्मा जैसा होगा, ये अलग ही अवस्था करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, इसका नाम दिया सबसे पहले, ठीक है ना, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस मतलब ठंडे का नाम, बोस आइंस्टीन, समझ रहे हैं, कंडेंसेट का मतलब क्या होगा, चिपक कर एक बड़ा कण बना दिया, इसलिए नाम इसका पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अच्छा एक बार देखिए तो समय है कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम है ना, 15 मिनट, चलिए ठीक है, यानी कि ये भी क्लियर हो गया। आइए 25 नंबर, ठीक है, सी होगा, दोनों सही है ना, ये तो हम समझा रहे थे कि क्या होता है, दोनों सही हो जाएगा। 25 नंबर में आइए, 25 है पदार्थ, ठीक है ना, गैस है, पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान तरह ठंडा करके प्राप्त होता है, अभी बताए ना, बोस, ठीक है ना, आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको क्या करेंगे, बहुत से बहुत ठंडा करके प्राप्त किया जा सकता है, अभी जस्ट बताएं, तो उसी डिस्कशन से आपका ये वाला बन जाएगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत। चलिए अगला 26 नंबर, गर्म करने पर ठोस को सीधा वाष्पों में, ठीक है ना, और ठंडा करने पर सीधा, बताइए क्या होगा, हम नहीं बताएंगे, बताओ क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। चलिए अगला 27 नंबर, पंखा नहीं होती है, ठीक है ना, देखिए
निम्न में से गलत कथन कौन सा है, ठीक है ना, गलत कथन कौन सा है, यानी गलत आपको चुनना है। देखिएगा कि किसी द्रव्य को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन, यही बात गलत है। अरे द्रव्य को अभी जस्ट होता है डिस्कशन में कि संपीड़ित कर ही नहीं सकते, आप गैस को तो और आसानी से कर सकते हैं, है ना, कि द्रव्य का आयतन हम कम नहीं कर सकते हैं, संपीड़ित होगा ही नहीं, यही बात तो गलत है। क्लियर है ना कि क्यों गलत है। बाकी सब देखिए कि गैसों का जो मिश्रण का गुण पाया जाता है, सही बात है, डिफ्यूजन का गुण पाया जाता है कि नहीं गैस में। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन मिलने घुलने मिलने की प्रवृत्ति, ठीक है ना, घुलने मिलने की प्रवृत्ति पाया जाता है किसमें, द्रव में भी और गैस में भी। क्योंकि देखिए घुलने मिलने की प्रवृत्ति, अगर द्रव में चीनी घोल दे रहे हैं तो मिल जा रहा है, घुलने मिलने की प्रवृत्ति। और ऐसा क्यों होता है बताए थे कि देखिए कि द्रव में और गैस में, द्रव में क्या होता है बीच में खाली जगह होता है मुंह के, और गैस में तो और ज्यादा होता है, तो इसके बीच कोई भी आके एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, घुलने मिलने की प्रवृत्ति पाया जाएगा डिफ्यूजन। और गैस में तो और बहुत ज्यादा होता है, इतना होता है कि अगर हम यहाँ परफ्यूम अगर छिड़कते हैं तो यहाँ हर जगह हर कोने में फैल जाएगा, यानी मिल जाएगा डिफ्यूजन। आ रहा समझ में तो ये तो बात सही है। उसके बाद ठोस पदार्थ के कणों के गति ऊर्जा, ठीक है ना, क्या होती है, ऊर्जा नगण्य होती है, यानी कि अंतराण्विक बल होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अंतराण्विक बल ठोस में होता है, इसलिए क्या होगा, उसका गति ऊर्जा नगण्य होगा। क्यों होता है समझ में आ रहा है, एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है। अब यहाँ पे हम, ठीक है ना, क्यों समझ रहे हैं कि अंतराण्विक बल क्या है, प्रबल है, फोर्स ज्यादा है, इधर तो जाने देगा, ये बात तो सही है। उसके बाद है ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होता है, यही बात सही है। चलिए 28 नंबर, ठीक है, गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। बोला जा रहा है कि गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। क्यों, बात तो सही है, गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं लेकिन ठोस को नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्यों। अब क्यों का जवाब इस ऑप्शन में आपको देखना है कि क्यों वाला कौन सा सही जाएगा। पहला है ठोस पदार्थों में अंतराण्विक का स्थान अत्यंत कम होता है, यही तो पकड़ा गया, जब जगह नहीं है तो दबेगा नहीं ना, दबेगा। आ रहा समझ में, ठीक है ना। सोच देखिए ट्रेन के डब्बा में एकदम इतना ठास के भरल है, इतना ठास के भरल है कि आदमी का जगह नहीं है। अब कोई सोचेगा गेट पर लटक के कि अरे हम लोग जगह दो हम अंदर आएंगे, यानी दबाने की कोशिश करेगा, संपीड़ित करने की, होगा ही नहीं ना होगा, जगह रहेगा तो बोलिए संपीड़ित हो जाता। ठोस में देखिए, ठोस में जाए देखिए क्या होगा, कण बहुत क्या है, जगह नहीं है तो किधरों अगर करिएगा दबेगा, संपीड़ित नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन तो सही है, क्या है, जगह नहीं है। आ रहा समझ में, बाकी सब क्या है, गलत है, तो बाकी रहने देते हैं, ठीक है ना। अगला आइए 29 में है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर भी बोलिएगा, ठीक है ना, हमको लगा कि आपको समझ में आ गया होगा। 29 है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करिए, सही कथन कौन सा है, ठीक है ना। तो देख रहे बोल रहा है कि ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है। देखिए ठोस के कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता, देखिए कण में तो वेग होता ही नहीं, बताए थे अंतर, ठीक है ना, दोलन गति करते रहता है। फिर पदार्थों की पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, बात गलत है, द्रव्यमान है तभी पदार्थ है, द्रव्यमान नहीं तो पदार्थ नहीं। ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती, गलत बात, निश्चित होता है उसका आकृति। गैस का आयतन निश्चित होता है, यही से पकड़ा गया, ये बात गलत है, इसका निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है इसका आयतन। चलिए 30 नंबर है, हाँ कोई दिक्कत, 30 क्या है, चलिए 30 है, निम्नलिखित में से किसे, ठीक है ना, अंतराण्विक बल, ठीक है ना, प्रबलतम होता है। देखिए किसमें ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो ठोस में होगा, ठोस में ना होगा। अब यहाँ पे देखिए जल तो ठोस है नहीं, हाइड्रोजन ठोस है नहीं, लेकिन रुई और दाल दोनों ठोस है, रुई और दाल दोनों ठोस है। आप सोचिए किसमें ज्यादा होगा, देखिए रुई और दाल में अगर देखिएगा तो ज्यादा घनत्व डेंसिटी किसमें होगा, दाल में होगा। और डेंसिटी किसको डिनोट करता है, यानी कण आपस में बगल में होगा, जिसका कण बगल में होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि अगर डायरेक्ट नहीं पकड़ रहे तो आप घनत्व से भी पकड़ सकते हैं। रुई और दाल में ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, दाल का होगा। समझ में आ रहा है ना। अब डुप्लीकेट दाल होटल वाला खाइएगा उसका बात नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, दाल जाएगा। दोनों ठोस था लेकिन दाल क्यों गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्या नंबर जी, 31 नंबर। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, बात तो सही है, लेकिन क्यों नहीं किया जा सकता है। आइए देखिए, पहला है कि इनमें अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है, बात तो सही है। उसके बाद है इनके कणों की गति बाधित होती है, सही बात है, कणों की गति बाधित होती है, मतलब दोलन करेगा, इतना नहीं कि छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पकड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है
इसमें कण अच्छी प्रकार से व्यवस्थित रहता है, समझ रहा है? एकदम अच्छी तरह से व्यवस्थित रहता है, गैस की तरह नहीं इधर उधर छटकर है। तीनों बात सही है, यानी आंसर क्या जाएगा? बी नंबर फिफ्थ सभी। चलिए आगे 32 नंबर। 32 है, इन्हीं में से कौन है छदम ठोस है? छदम को बताते क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय, ठीक है ना? क्रिस्टलीय नॉन क्रिस्टलीय यानी रवेदार और बेरवेदार। छदम मतलब झूठा ठोस, क्या था? और जो अक्रिस्टलीय झूठा ठोस बताए थे, बेरवेदार याद आ रहा है? ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें सारा गुण ठोस वाला पाया जाएगा, यानी उसका अगर देखिएगा जो अंदर का जो कण है अच्छी तरह से व्यवस्थित होगा, एक अरेंज होगा अच्छे से, एक ज्यामितिक संरचना होगा, बताए थे क्रम में सजा हुआ होगा। इसमें क्रम में सजा हुआ ठोस है लेकिन ज्यामितिक ठोस नहीं है। इसमें देखिएगा इसमें क्या आंसर जाना चाहिए? रबर, बताए थे एग्जाम्पल में रबर बताए थे आपको, ठीक है ना? फिर कांच बताए थे, या तो ऐसा ही पकड़ा जा रहा है। छदम ठोस कौन हो जाएगा? रबर। क्योंकि देखिए इसमें उष्मा देंगे ना तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। रबर छदम ठोस है लेकिन उसका क्या आकृति बदल सकता है, कोई दिक्कत इसमें? और उसमें देखिएगा एक और ऑप्शन नंबर 4 भी होगा, कोलतार, ठीक है ना? तो आसवन के बाद बचा हुआ जो ठोस है क्या है? कोक जो है वो भी क्या है? छदम ठोस है। वो भी क्या है? वो भी क्या है? झूठा ठोस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूठा ठोस समझ गया ना? क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन पढ़ा दिए। अगला ये 33 नंबर। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वीडियो चल रहा है ये। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन असत्य होगा, तो देखिएगा कि सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन, ठीक है ना, परमाणुओं की समान संख्या होता है, ठीक है? तो ये बात गलत है। कैसे गलत है देखिए बताते हैं। बोल रहा है सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन और परमाणुओं की संख्या समान होता है, ठीक है ना? जरूरी नहीं कि जिसका आयतन बराबर हो परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। आ रहा है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए परमाणुओं की संख्या अगर एक मान लीजिए कि किसी का आयतन, ठीक है, यानी किसी का जल ले लेते हैं और कोई ठोस ले लेते हैं, दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। दोनों का आयतन जरूरी क्या जरूरी है कि दोनों परमाणु की संख्या समान नहीं? आ रहा है समझ में कि नहीं? यहाँ पे वही बात हो रहा है कि सभी, चलिए यार ठोस की अगर बात कर रहा है, यहाँ ठोस की बात कर रहा है, मान लीजिए ठोस है, सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन, ठीक है ना, परमाणुओं की समान संख्या रखता है, नहीं रखता है समान संख्या। अगर आयतन अगर बराबर भी है तो संख्या समान नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद है सभी ठोस पदार्थों का अगर बराबर आयतन है तो समान अणुओं का संख्या क्या होगा? जब परमाणु समान नहीं होगा तो अणु भी समान नहीं होगा, आयतन भले ही क्यों ना बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? क्योंकि देखिए जितना भी ठोस है क्या ठोस सब एक ही जैसा है। समझ के देखिए एक ठोस लोहा है, क्या है? लोहा है। और एक ठोस हम ले लेते हैं आपका कोई प्लास्टिक, क्या लेते हैं? प्लास्टिक। इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है, समझ में आ रहा है? जितना इसका लंबाई है उतना ही लंबाई इसका, जितना ऊंचाई इसका जितना ही ऊंचाई इसका, जितना चौड़ाई इसका जितना ही चौड़ाई इसका, तो दोनों का तो आयतन सेम ही आ जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितना परमाणु से ये बना होगा जितना परमाणु से ये बना होगा? नहीं एकदम हो नहीं सकता है। तो परमाणु जब परमाणु नहीं होगा तो अणु भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें दोनों कथन स्टेटमेंट गलत है। कोई हाँ ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएगा? पूछ रहा है कि गलत कौन है तो दोनों होगा, ठीक है ना? क्या ना बताते हैं, समझ में नहीं आया होगा शायद आपको, नहीं आया क्या? कोई दिक्कत है? 33 नंबर ना, देखिए ये भी गलत है, और यानी कि स्टेटमेंट एक भी गलत है और दो भी गलत है। अच्छा ये भी एक और दो भी दिया हुआ है, चलिए ठीक है। हाँ तो ये भी जो लगाए वो भी ठीक है, में से सभी, ठीक है ना? यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, चलिए हाँ समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चलिए देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस बता दिए कौन हो जाएगा? ठीक है ना, कौन हो जाएगा? क्रिस्टलीय कौन होगा? कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच, ठीक है। और ये बनता किससे? देखिए ये सिलिकॉन कार्बाइड यानी यौगिक कार्बन से बनता है। कौन? आपका क्वार्ट्ज कांच। बाकी देखिएगा क्रोम एलम ग्रेफाइट, देखिए ग्रेफाइट आप जानते हैं ग्रेफाइट कहते हैं किसको? ग्रेफाइट पता है पेंसिल के आगे जो रहता है बैटरी के बीच में रहता है। उसके बाद है सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड अगर नहीं जान जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी है सिलिकॉन कार्बाइड का, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है SI यानी सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है ना। सिलिकॉन कार्बाइड
कार्बन से बनता है। किससे बनता है? और ये बनाने के लिए तापमान इसको बहुत ज़्यादा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ये बनता है। उसके बाद एक है क्रोम एलम, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना, इसको हम बता देते हैं कि क्रोम एलम क्या है। देखिएगा क्रोम एलम जो है इसे क्रोमियम पोटेशियम सल्फेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमियम पोटेशियम सल्फेट भी कहा जाता है। और ये एक रासायनिक यौगिक है। कैसा है? रासायनिक यौगिक इसलिए है कि इसका फॉर्मूला होता है KCr। ये क्या होगा? यौगिक ना है जी। यौगिक कैसे बनता है? रासायनिक यौगिक से, ठीक है ना। और सल्फेट ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। इसका रंग बैगनी इसी कारण होता है, ठीक है ना, इसके मौजूदगी के कारण। ये कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है? क्रिस्टलीय। और यहाँ पे क्रिस्टलीय चुना था। और पानी में घुलनशील होता है। ये क्या होता है? पानी में घुल सकता है। इसे क्रोमियम फिटकरी भी कहते हैं इसको, यानी फिटकरी गैस। फिटकरी तो देखो ना कि वही फिटकरी, समझ आ रहा? पानी में घुलता है फिटकरी, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर कितना है जी? 35। कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत अपवाह उत्पन्न करता है, वह घटना कहलाती है, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा? पीजो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। पीजो विद्युत। क्या होगा? पीजो विद्युत होगा, ठीक है ना। यानी कि याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, कि अगर कोई क्रिस्टलीय है उसको दाब आरोपित करेंगे तो विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करेगा। इस घटना को क्या कहेंगे? एक घटना को क्या बोलेंगे? पीजो विद्युत। चलिए अगला 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? देखिएगा कि क्वथन एवं वाष्पन दोनों ही सही, ठीक है ना, सही परिघटना है। साथी ये बात गलत है। वाष्पन होगा ऊपर ऊपर, लेकिन क्वथन पूरा में होता है। यानी कि बॉइलिंग जब उबालेंगे तो उबालन पूरा हर जगह होता है। अगर किसी पानी को अगर गर्म करेंगे तो हर जगह से उबालन हो जाएगा, लेकिन वाष्पीकरण क्या होगा? सतही होगा। ये बात तो गलत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद है आपका कि बी नंबर है कि क्वथन एक सतही है। क्वथन क्या है? एक सतही है, ठीक है ना। तो यही गलत हो गया। क्वथन एक सतही नहीं, बॉइलिंग पॉइंट एक सतह से नहीं होगा, वो हर जगह होगा, ठीक है। उसके बाद है सी नंबर, क्वथन एवं वाष्पन दोनों क्या है? ठीक है ना, क्या है? स्थूल, यानी कि पूरे आयतन में होगा। ये बात गलत है। क्वथन पूरे आयतन में होगा लेकिन वाष्पन पूरे आयतन में नहीं होगा। डी नंबर है कि क्वथन एक स्थूल है, यानी कि पूरे आयतन में होगा, परिघटना है, बल्कि वाष्पन क्या होगा? सतही होगा। ये बात सही है, ठीक है ना। बॉइलिंग क्या होगा? हर जगह होगा। बॉइलिंग क्या होगा? पानी उबालेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सतह पे गर्म होगा, हर जगह गर्म होगा, लेकिन वाष्पीकरण सतह से होगा। ये बात तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला आइए, क्या नंबर है? 37 नंबर। गैस के संबंध में, ठीक है ना, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गैस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही होगा उसको छोड़ देंगे, जो सही नहीं होगा उसको देखेंगे। देखिएगा गैसों का आकृति एवं आयतन निश्चित नहीं था, बात सही है। उसके बाद गैसों का आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है। जो गैस जैसा बर्तन में रखेंगे वैसा आयतन मिलेगा। उसके बाद है गैसों का पात्र दीवारों पर सभी दिशाओं में समान दबाव जाता है ना। अगर मान लीजिए कि हम हवा भर रहे हैं किसी बैलून में, तो गैस तो बैलून में हर दीवार पे समान बल लगाएगा, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ से कम तो नहीं लगाएगा। यही बात सही है। फिर गैस का भार उस पात्र को तौल कर ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसके अंदर गैस भरा होता नहीं कर सकते, ये बात गलत है। अरे सिलेंडर को हम लोग तौल के कर लेते हैं ना जी, गैस का कितना भार है, नहीं बोल रहा है कि नहीं कर सकते, तो यही तो गलत है। चलिए अगला 38 नंबर। 38 है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातीय पदार्थ नहीं है? यानी कि कौन ऊर्ध्वपातीय पदार्थ नहीं है? यानी एक ऐसा पदार्थ होगा तो डायरेक्ट गर्म करने से ठोस से गैस नहीं बदलता होगा, गैस से सीधा ठोस में नहीं बदलता होगा। तो इसमें देखिए कपूर बदल जाएगा, ठीक है ना, नेफ्थलीन बदल जाएगा, अमोनिया क्लोराइड बदल जाएगा, फिटकरी नहीं बदलेगा। अभी जस्ट बताएं फिटकरी क्या है? घुलनशील है, ठीक है ना, ये क्रिस्टलीय है। कैसा है? क्रिस्टलीय है, जिसको क्या बोलते हैं? पोटास एलम भी बोला जाता है। क्रिस्टल को क्या बोला जाता है? पोटास एलम बोला जाता है, ठीक है ना। अब आइए देखिए कपूर का अगर फॉर्मूला अगर देखिएगा, कपूर का फॉर्मूला है आपका C10H6O, ठीक है ना। बी नंबर जो आपका ऑप्शन है नेफ्थलीन, इसका फॉर्मूला होता है C10H8, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड का होता है NHCl, ठीक है ना। यहाँ पे ये यौगिक होगा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड से बनता है, यानी किससे बनता है? और इसे नवसाधक भी कहा जाता है। इसको एकदम याद रखिएगा, क्या बोला जाता है?
नवसाधन बोला जाता है। कभी कभी पूछ देगा नवसाधन क्या बोला जाता है, यानी अमोनिया क्लोराइड क्या बोला जाता है, नवसाधन। चलिए अगला 39 नंबर आ जाएगा, सब पीडीएफ सब ग्रुप में जाएगा, ये पूरा डालेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ अगर लिखना लिख सकते हैं तेजी से। नंबर 39 पदार्थों की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार, तो सबको मिला, ठीक है ना। यानी कि ले सकते हैं, ठीक है ना, कार्लेने, कैट्रेले, विनैन, सबको क्या मिला, पुरस्कार दिया गया, सब हो जाएगा। 40 नंबर है बृहद अणु यानी सुपर आइटम अवस्था का पदार्थ होगा, बताओ कंडेंसेट, शॉर्ट में बी लिखा हुआ है कि नहीं। सुपर आइटम तभी ना प्राप्त होगा जब सब क्या होगा, इतना ठंडा कर दिया इतना कि सब मिल के एक हो जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। सूर्य का ताप एवं अन्य प्लाज्मा की अवस्था बताए थे, ठीक है ना। सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था कैसा है, प्लाज्मा की अवस्था। प्लाज्मा अवस्था कैसे होता है बता चुके हैं। ठीक है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है, उच्च ताप, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तभी ना प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होगा। अब प्लाज्मा अवस्था पदार्थ कैसी अवस्था थी, चौथी की पांचवी की, चौथी। चलिए अगला है 43 नंबर प्रतिदीप्त ट्यूब तथा नियॉन संकेत बल्ब में पदार्थों की कौन सी अवस्था का प्रकाशन होता था, प्लाज्मा का। ट्यूब देखिए, ट्यूब में देखिएगा ना, ट्यूब में फिलामेंट वगैरह नहीं, ट्यूब में पारा भरा होता है, क्या होता है, पारा, ठीक है ना। ट्यूब में क्या होता है, पारा। अभी ये वाला जो एलईडी ट्यूब है, जो पहला जो ट्यूब चलता था उसका देखिए, ठीक है ना, उसको अगर खोलते होंगे तो अंदर व्हाइट व्हाइट पाउडर मिलता है ना, तो वही क्या है, पारा भरा हुआ है, ठीक है ना। उससे क्या होता था कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करता था तो गर्म होता था, हीट होकर पारा प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त कर लेता था। किस अवस्था को, प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त कर लेता था, जिस कारण से क्या होता था, चमक आता था, जिससे ट्यूबलाइट जलता था। समझ क्या होगा, प्लाज्मा अवस्था। समय देखिए तो कितना है, कितना भी 8 बजे 8 हो गया है, ठीक है ना। अभी कितना क्वेश्चन है, ये पेज आपको खत्म कर दे रहा है, ठीक है ना। 46 तक एक ही प्रकार के कण यानी परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है ना। अगर एक ही प्रकार के अणु रहता तो क्या होता, यौगिक, लेकिन एक ही प्रकार के क्या है, पदार्थ, ठीक है ना। परमाणु बोल रहा है जी, परमाणु से क्या बनेगा, तत्व बनेगा। अगर अणु रहता तो ऑप्शन नंबर बी जाता है। उसके बाद है 2 या 2 से अधिक तत्वों से क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है, कौन एक शुद्ध पदार्थ है, तो बताइए। देखिए शुद्ध पदार्थ कौन होगा, या तो वो तत्व होना चाहिए या तो यौगिक होना चाहिए। अगर मिश्रण है तो अशुद्ध होगा, ठीक है। अभी ऑप्शन नहीं देखेगा, ठीक है ना। इसमें देखिएगा क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, शुद्ध पदार्थ कौन होगा, टीन हो जाएगा जी, क्योंकि जेडन क्या है, तत्व है, बाकी समुद्री जल मिश्रण है, मृदा की मिश्रण है, वायु की क्या है, मिश्रण है, तो मिश्रण क्या होगा, अशुद्ध, और टीन क्या हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।